Welcome. You have been chosen to spend 50 days in the Immaculate Room. Michael! How to get in here? I don't think I can do this anymore. This is all a little ridiculous. फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को एक बड़े सफेद रंग के कमरे में प्रवेश करते हुए देखते हैं। इस कमरे में सब कुछ सफेद है। दरअसल एक डॉक्टर जिसका नाम वोयन है इन पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें बिना बाहर आए 50 दिनों तक कमरे में रहने की जरूरत होती है। अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो इन्हें इनाम के तौर पर 40 करोड़ रुपए मिलेंगे। हालांकि अगर उनमें से कोई भी हार मान लेता है तो वे खाली हाथ वहां से बाहर निकल जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलेगा और उनके सिवाय किसी को भी कमरे में रहने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा वे ना तो किसी से बात कर पाएंगे और ना ही किसी से मिल पाएंगे। उनके पास मनोरंजन का कोई साधन भी नहीं होगा जैसे टीवी या मोबाइल फोन। मतलब वहाँ उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कट ऑफ होकर रहना पड़ेगा। इसके बावजूद वे दोनों कमरे में खुश हैं। उनका मानना है कि यह पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है। अब कपल आपस में बातें करने लगते हैं। लड़की जिसका नाम केट है वह कहती है कि मैं इस 40 करोड़ से अपने सारे सपने पूरे करूंगी। इस बीच उसके पति माइक का कहना है कि वह इन पैसों से पार्टी सार्टी करेगा और वह सोचता है कि उसके पास इतना पैसा होगा कि पैसे की कमी की कोई बात ही नहीं हो सकती। इसके कुछ देर बाद ही उन्हें एक रोबोटिक डिवाइस की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज उन्हें इस जगह के नियम के बारे में बताने लगती है कि उन्हें यहाँ कैसे रहना है, क्या ध्यान रखना है और क्या नहीं करना है। अब यहाँ केवल एक बेड, एक बेंच और एक साधारण वॉशरूम होता है। इसके साथ ही दीवार पर छोटे आकार की एक स्क्रीन भी लगाई गई होती है जिसमें इस कमरे में रहने के सभी नियमों के बारे में बताया गया था। इसी नियमों में यह भी शामिल होता है कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति वॉशरूम यूज कर सकता है। दीवार पर एक लाल रंग का बटन भी था जिसे कोई भी दबाकर और हार मानकर बाहर निकल सकता है। इसके साथ ही वे स्क्रीन का यूज करके बाहर से सामान ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही वहाँ एक बड़ी घड़ी भी दीवार पर लगी होती है जिसमें उनका 50 दिनों का टाइमर चल रहा होता है। तभी वहाँ उनके लिए एक बड़े आकार का बॉक्स आता है। इस बॉक्स में उनके डेली के खाने पीने की सामान होती है। अब जैसे ही रात होती है लाइट अपने आप बंद हो जाती है और सुबह होते ही ऑन हो जाती है। इसके अलावा एक डिवाइस उन्हें करेक्ट टाइम बताता रहता है कि यह शाम है या सुबह या फिर रात होने जा रही है। इसका मतलब होता है कि अब रात होने वाली है, इसलिए अब उन्हें आराम करना चाहिए। इसके साथ ही उनके पास यह भी सुविधा होती है कि वे अलार्म भी सेट कर सकते हैं। फिर भी माइक रात को देर से सोता है जबकि केट अलार्म सेट करती है ताकि वह सुबह जल्दी उठ सके और अपनी दिनचर्या बना सके, जिससे इन 50 दिनों का समय आसानी से निकल जाए। अब जल्द ही वे अपनी पहली रात इस कमरे में बिताते हैं। सुबह होने पर केट नहाने चली जाती है और वह शीशे के सामने खुद से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें यहाँ 50 दिन रहकर इस चुनौती को जीतना है। नहाने के बाद वह अपनी ड्रेस लॉन्ड्री में रखती है। उन्हें पहनने के लिए साधारण कपड़े भी दिए जाते हैं लेकिन कम से कम वहाँ यह चीज रंग बिरंगी होती है। इसलिए वो दोनों भी मस्ती करते हुए कहते हैं, थैंक गॉड हमारे पास कम से कम रंगीन कपड़े तो हैं। कुछ देर बाद केट माइक से कहती है कि डॉक्टर यह प्रयोग करना क्यों चाहता है। माइक उसे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। दोनों अपना समय बिताने के लिए किसी न किसी काम में उलझने की कोशिश करते हैं। केट शांत और रिलैक्स होने के लिए योगा करती है। वहीं माइक उस घड़ी को घूरता रहता है जिस पर 50 दिन का टाइमर चल रहा होता है। इसके साथ ही वह वहाँ बैठकर अजीबोगरीब चीजों के बारे में सोचने लगता है, जैसे कि इस कमरे की दीवारों पर सफेद रंग ही क्यों लगाया गया। केट उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह इन सब के बारे में ना सोचे, साथ ही घड़ी की तरफ घूरना बंद करे और इनाम में पैसे के बारे में केवल सोचे। लेकिन ऐसा करना माइक के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वह अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहा था। वहीं केट दिन से लेकर रात तक अपने सभी काम रूटीन के हिसाब से करती रहती है और घड़ी से ध्यान हटाने के लिए माइक से दौड़ लगाने के लिए भी कहती है। अब एक तरफ केट योगा कर रही होती है और माइक दौड़ रहा होता है। बाद में वह समय बिताने के लिए बच्चों का खेल खेलते हैं और डांस भी करते हैं। इसी के साथ ही वे अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में भी देते हैं और उन्हें फिर से उसी तरह के कपड़े पहनने को मिलते हैं। अब इसी तरह कई सप्ताह बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद माइक को इस कमरे में एक कीड़ा मिलता है। वह उसे उठाकर उससे बातें करने लगता है और उसे कुछ खाने के लिए देने लगता है। लेकिन जैसे ही वह मिल्क शेक की कुछ बूंदें कीड़े के लिए फर्श पर डालता है, रोबोटिक डिवाइस की आवाज सुनाई देने लगती है और कहता है कि अपना खाना दूसरों को नहीं खिलाना है, यह खाना सिर्फ तुम दोनों लोगों के लिए है। यह सुनकर माइक चिंतित हो जाता है और डिवाइस से कहता है कि अगर हम इसे खाना नहीं खिला सकते तो मेरी बात माने, मैं लाल बटन दबा रहा हूँ ताकि यह कीड़ा निकल जाए, नहीं तो यह भूख से ही मर जाएगा। यह देखकर केट उसे समझाने लगती है कि यह एक रोबोटिक डिवाइस है जो केवल बोल सकता है और यह हमारी आवाज नहीं सुन सकता। अब माइक कहता है कि यह जो भी है मुझे इस कीड़े की बहुत चिंता है, नहीं तो यह बेचारा कीड़ा यहीं मर जाएगा। यह कहकर वह लाल बटन के पास जाने लगता है। अब उन दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगती है। केट कहती है कि अगर बटन को प्रेस किया तो डॉक्टर हमें इस एक्सपेरिमेंट से बाहर कर देगा और हमें एक भी चवन्नी नहीं मिलेगा। इस पर माइक बताता है कि वह जानता है, लेकिन माइक बाहर नहीं
जा रहा है, बस वह इस कीड़े को बाहर भेजना चाहता है। माइक बाद में कीड़े को एक तरफ रखने के बाद केट से कहता है कि यह कीट है, क्या तुमको इस पर दया नहीं आती है? केट उसे चेतावनी देती है कि तुम इस छोटे कीड़े के लिए पूरे खेल को बर्बाद कर दोगे। इतना कहकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी कीड़ा अचानक उसके पैरों के नीचे आ जाता है और मर जाता है। इस घटना को महसूस करने के बाद वह चौंक जाती है और माइक से माफी मांगती है कि उसे कीट के मौत का खेद है, लेकिन उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, वह गलती से हो गया है। लेकिन माइक को उस पर विश्वास नहीं होता है और वह अपना पूरा दिन इसी कमरे के एक कोने में बैठ बिता देता है। अब इस कमरे के एक और नियम के अनुसार वे केवल 2 चीजें ही बाहर से खरीद सकते हैं और इसके लिए उनसे बहुत ज्यादा पैसा लिया जाएगा। इसके बाद माइक केट से कहता है कि वह अपनी पहली चीज ऑर्डर करने जा रहा है। हालांकि केट उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इस ऑर्डर का उन्हें करीब $1,00,000 देने पड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद माइक उसकी बात नहीं मानता और अपनी पहली चीज खरीदता है, जिसमें उसे एक छोटा हरे रंग का चौक मिलता है और इसे देखकर माइक चौंक जाता है क्योंकि यह बहुत ही छोटा सा होता है। लेकिन फिर वह सोचता है इससे वह कम से कम दीवारों पर पेंटिंग कर सकता है और अपना समय गुजार सकता है। अब जब केट उसे ड्राइंग करते हुए देखती है तो वह माइक से एक उसकी पेंटिंग बनाने की रिक्वेस्ट करती है। अब माइक पेंटिंग करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद केट को पेंटिंग के लिए पोज देना पसंद नहीं आता है क्योंकि वह ऊब चुकी होती है। लेकिन माइक कलर खत्म होने तक स्केच करना जारी रखता है। वह बाथरूम में और बाहर की दीवारों पर इस तरह के कई चित्र बनाता है। अब कुछ देर बाद में केट माइक से उसके पास आकर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। अब उनके लिए सबसे अच्छी खबर यह होती है कि वे बचे हुए 50 दिनों में 20 दिन बिता चुके होते हैं। फिर एक दिन केट को वॉशरूम में एक बंदूक मिलती है। दोनों यह देखकर चकित हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर गन आई कैसे। माइक गन को पकड़ता है और उसे बेड के नीचे छिपा देता है क्योंकि डिवाइस फिर से अनाउंस करता है कि लॉन्ड्री में कपड़ों के सिवाय कुछ भी डालने की परमिशन नहीं है। कुछ दिनों बाद उन्हें एक छोटा सा उपहार दिया जाता है। इस गिफ्ट में उनके परिवार के वीडियो संदेशों को दिखाया जाएगा। माइक अपनी बहन का संदेश देखता है जो उसे बताती है वह और उसके पेरेंट्स पूरी तरह से ठीक हैं, इसलिए माइक उनकी चिंता ना करे। अब अपनी बहन को देखकर माइक खुश हो जाता है, लेकिन जब केट को उसके फादर का संदेश दिखाया जाता है तो वह काफी परेशान हो जाती है। वीडियो में केट के पिता कहते हैं कि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा और वो अब रोड पर आ गए हैं। केट वीडियो को बंद करना चाहती है, लेकिन वहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यह सब देखने के बाद वो वॉशरूम के पास जाकर जोर जोर से रोने लगती है। यह देख माइक आता है और उसे शांत करता है और वे दोनों एक साथ सो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह होने पर भी केट बिस्तर नहीं छोड़ती है। वह अभी भी सो रही होती है क्योंकि तनाव के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर माइक उससे ना उठने की वजह पूछता है तो केट बताती है कि वह इमोशनल हो गई थी क्योंकि उसने अपने डैड को कई सालों बाद देखा होता है। इसके साथ ही केट माइक से यह भी बताती है कि वह हमेशा झूठ बोलती थी कि उसके पापा नहीं हैं, क्योंकि केट को अपने फादर पर शर्म आती थी। वह बहुत नशा करते थे और यहाँ तक कि वो केट के स्कूल की फीस भी नहीं देते थे। इस पर माइक उसे यह सब छोड़ने के लिए कहता है और यह भी बताता है कि अब इनाम जीतने में केवल 2 सप्ताह ही बचे हैं। यह सुनने के बाद भी केट खुश नहीं होती है और अभी भी वह बिस्तर पर पड़ी रहती है। माइक उसे बेहतर महसूस कराने के लिए कई तरह की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार जाता है। अब बाद में वह उसके पास आकर लेट जाता है, लेकिन केट को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन वह केट से कहता है कि बोरियत खत्म करने के लिए क्यों ना हम आखिरी चीज खरीद लें, लेकिन केट उसे यह कहकर रोक देती है कि माइक उस बेकार चाक को खरीद कर पहले ही पैसा बर्बाद कर चुका है, इसलिए अब वो ऐसा मत करे, क्योंकि केट अब और पैसे गंवाना नहीं चाहती। यह सुनकर वह उदास हो जाता है। कुछ समय बाद केट अपना बिस्तर छोड़ने के बाद माइक के पास आती है और उसे अगला आइटम खरीदने की परमिशन दे देती है। इसके बाद माइक स्क्रीन को टच करके दूसरी चीज का ऑर्डर देता है। तभी तुरंत ही दूसरे कमरे का दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक लड़की अंदर प्रवेश करती है जिसने कोई ड्रेस नहीं पहनी होती है। जैसे ही वह अंदर आती है माइक उसे देखकर चौंक जाता है। इस लड़की का नाम सिमोन होता है और उसे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता। सिमोन को कमरे में केवल 24 घंटा रहना होता है और उसे इस चीज के पैसे मिलेंगे। अब सिमोन को इस तरह देखने के बाद केट माइक से अपनी शर्ट उतार कर उसे देने के लिए कहती है। इसके बाद जब लड़की दीवार पर माइक की पेंटिंग देखती है तो वह उसकी सराहना करती है। यह देखकर केट को गुस्सा आ जाता है। अब रात में माइक दोनों लड़कियों को बेड पर सोने के लिए कहता है और वह फर्श पर सो जाता है, लेकिन तभी साइमोन माइक से अजीब व्यवहार करने लगती है। तभी यह देखकर केट को गुस्सा आ जाता है और वह खुद बीच में सोकर माइक को भी बेड पर ही साथ सुलाती है और केट उनके बीच में सोती हुई पूरी रात अपने आप को शांत नहीं कर पाती है और उसे साइमोन से चिढ़ होने लगती है। अब जब उसकी नींद खुलती है तो उसने देखा कि लड़की बिस्तर पर नहीं है। केट सोचती है कि वह चली गई है, लेकिन जब वह वॉशरूम जाती है तो देखती है कि लड़की अभी तक गई नहीं है, बट वो अभी भी वॉशरूम में है। वह नहा रही थी और उसने फिर से अपने कपड़े उतार दिए होते हैं। केट फिर भी कुछ नहीं कहती और उसे सहन करती है। अब बाद में तीनों एक साथ डांस करने लगते हैं। ऐसा करने के बाद माइक को बहुत मजा आता है। फिर वह अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है जहाँ उसे अपनी चारों ओर काला रंग नजर आता है। इसके बाद वह खुद को पानी में डूबता हुआ देखता है। वह अपने छोटे भाई को भी देखता है जो उसके साथ ही पानी में डूब रहा होता है। यह देखने के बाद माइक काफी परेशान हो जाता है। इस बीच केट और सिमोन माइक को किसी तरह होश में लाती हैं। वह अभी भी परेशान था
और रोना शुरू कर देता है। वह लगातार कह रहा होता है कि उसके छोटे भाई को डूबने से बचा लो। कुछ देर बाद में केट उसे शांत करती है और उसे बिस्तर पर सुला देती है। इसके बाद सिमोन केट से पूछती है कि वे कैसे मिले और केट प्यार से याद करती है कि कैसे एक बरसात के दिन उसके पास कोई छाता नहीं था और माइक उसके पास आया और उसे भीगने से बचा लिया। अभी वो दोनों ऐसे ही बैठकर बातें करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद माइक उठता है और सिमोन के साथ बैठ जाता है। अब इस समय केट वहाँ मौजूद नहीं होती है और वे अपनी जिंदगी के बारे में बातें करने लगते हैं। सिमोन उससे कहती है कि उसने बचपन में अपनी माँ को खो दिया था। इसके बाद में अपनी पारिवारिक समस्याओं को साझा करने के बाद वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं, इसलिए वे दोनों एक दोस्त बन जाते हैं। कुछ देर बाद में लड़की माइक का हाथ पकड़कर उससे अपना मूड स्विंग करने और खुद को शांत करने के लिए कहती है। ठीक उसी समय केट पीछे से आ जाती है और दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नोटिस करती है। यह देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि वह लंबे समय से उनकी नजदीकियों को झेल रही होती है। अब सिमोन से कहती है कि वह शुरू से ही उसके हस्बैंड को फंसाना चाहती थी। अब यह सुनकर लड़की भी उस पर गुस्सा करने लगती है। वह कहती है कि तुम बहुत ही अजीब लड़की हो, तुम्हें अपने हस्बैंड पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। अब थोड़ी देर बाद ही उनका तर्क और बढ़ जाता है और वे एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अब यह सबसे तंग आकर माइक भी उन पर चिल्लाना शुरू कर देता है और उन्हें चुप करने के लिए वहां से चला जाता है। अगले दिन जब वे उठते हैं तो माइक की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और वह लड़की भी अब जा चुकी होती है। लेकिन जाने से पहले उसने माइक के लिए दीवार पर एक मैसेज लिखा होता है। उस पर लिखा था, किसी ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया जैसा तुमने किया माइक। यह संदेश माइक को दिखाने के बाद केट माइक से नाराज हो जाती है। वह कहती है, तुम धोखेबाज हो, तुम मुझे भी धोखा दे रहे हो। यह सुनकर माइक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिमोन ने जो कुछ भी लिखा है वह गलत है। इस कमरे में जो कुछ भी हो रहा है वह जानबूझकर किया जा रहा है ताकि हम आपस में लड़ते रहें और हम हार मान लें। लेकिन फिर भी केट माइक की एक बात नहीं सुनती। वह गुस्से में उसे धक्का देती है और उसके वजह से माइक का सिर दीवार से टकरा जाता है। उसके सिर से खून बहने लगता है और वह यह देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वह केट से दूर चला जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। जब तुम सिटी छोड़कर गई थी तब भी मैं हमेशा चाहता था कि तुम अकेला महसूस ना करो और खुश रहो। इस वजह से मैंने अपने कई सारे दोस्तों को छोड़ दिया। मैंने तुम्हारे लिए अपना कॉलेज तक कंप्लीट नहीं किया। और तो और जब केट गुदास थी तब भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। इतने पर भी उसे क्या मिला इनाम में? बस केट का शक और नफरत। अब यह सुनकर केट को शर्म आती है और वह माइक से माफी मांगती है। इस बीच माइक की हालत और बिगड़ने लगती है। वह नीचे गिर जाता है और कहता है उसे डॉक्टर की जरूरत है। केट उसके लिए मिल्क शेक लाती है और उसके सिर के चारों ओर तौलियां लपेटती है। अब माइक के सिर से खून नहीं निकल सकता और वह कहती है कि इस कमरे में सब कुछ उपलब्ध कराया गया है लेकिन दवाई देने की कोई सुविधा नहीं है। यह सुनकर माइक को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि उसको लगता है कि केट फिर से केवल दिखावे के लिए ही ये सब बकवास कर रही है। आगे वह कहता है कि अगर केट ऐसे ही कभी उसे गुस्से में जोर से मार देगी फिर तो वह ऊपर उठ जाएगा क्योंकि केट पैसों के लिए लालची हो चुकी है। अब माइक का मानना होता है कि ऐसा पैसा भाड़ में जाए जिससे इंसान अपनी पहचान भूल जाता है। उसे अब इस कमरे से नफरत हो जाती है और माइक यहाँ थोड़ी देर भी नहीं रुकना चाहता है लेकिन केट उसे बाहर जाने से रोकती है। वह तब भी जाने को कहता है। इस पर केट बंदूक उठा लेती है जो उन्हें वॉशरूम में मिली थी। वह अपनी बंदूक उस पर तानते हुए माइक को चेतावनी देती है कि अगर उसने बाहर जाने की कोशिश की तो वह गोली मार देगी। फिर भी अब माइक को इन सब बातों का घंटा फर्क नहीं पड़ता और वह लाल बटन दबा देता है। अब दरवाजा खुलता है और वह सफेद कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद केट अकेला महसूस करती है और रोने लगती है। इसके बाद वह जैसे तैसे वहीं सोती है और जब वह उठती है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। केट काफी दुखी होती है और माइक के चित्रकारी को देखकर उसे याद करने लगती है। अब इस कमरे में केट के लिए केवल 2 दिन शेष रह गए थे और वह इस चुनौती को जीत सकती थी लेकिन उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है इसलिए वह भी लाल बटन दबाकर निकल जाती है। अब कई महीनों बाद अकेला माइक दौड़ने जा रहा होता है जब वह केट को एक बिल्डिंग से बाहर आते हुए देखता है। उन्होंने कमरे के बाद एक दूसरे को कभी नहीं देखा होता है और बातचीत करने के लिए एक साथ टहलने लगते हैं। लेकिन जब माइक ने केट से पूछा कि क्या वह कमरे से चली गई या जीत पाई तो वह इस सवाल को टाल देती है और वह जो हुआ उसके लिए माइक से माफी मांगती है और दोनों के रिश्ते फिर से सुधर जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें एक बिल्डिंग का नोट दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है, एक मशहूर आदमी ने इस कमरे को बनाया है लेकिन उसकी पहचान अज्ञात है। इसी बीच मूवी के आखिर में व्हाइट रूम में एक नया जोड़ा चुनौती लेने आता है और दोस्तों यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में सीख की बात करें तो शायद इससे यही लगता है कि इंसान किस हद तक पैसों के लिए बोरियत सहन कर सकता है। आपकी समझ से और क्या संदेश हो सकता है, कमेंट में जरूर शेयर करें।